नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से क्षेत्र की, तो वो है दोस्तों आज रामगढ़ में चक्का जाम शुरू हुआ है। एक प्रकार से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन पानी, सिंचाई पानी को लेकर धरना शुरू किया गया। और दोस्तों, ये धरना संयुक्त किसान संघर्ष समिति, जो नोहर और भादरा के किसान हैं, उनकी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, उनकी तरफ से कल नोहर में भी जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन किया गया था, गिरफ्तारियां दी गई थी, ज्ञापन दिया गया था। और आज उस मांग को लेकर रामगढ़ में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और दोस्तों, भादरा में धरना प्रदर्शन पिछले 10 दिन से जारी है। आज भादरा में भी उपखंड कार्यालय के आगे फसल बीमा क्लेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जो धरना जारी था, उसमें आज पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी पहुंचे और चूरू के सांसद राहुल कसवा भी पहुंचे। और इसका हमने अलग से वीडियोस भी बनाया है, दोस्तों देखिएगा आप। राहुल कसवा ने आज एक प्रकार से पोल खोल कर रख दी राजस्थान सरकार की और स्थानीय भादरा के विधायक बलवान पूनिया की, क्योंकि राजस्थान सरकार की पोल इसलिए खोल कर रख दी दोस्तों कि जिस प्रकार से फसल बीमा क्लेम को लेकर ये कंपनियां बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फसल बीमा क्लेम को रोक रही है, उसमें आखिर पेच है तो है क्या। और दोस्तों, दिसंबर में इस बीमा क्लेम के मिलने की उम्मीदें क्यों की जा रही है, राहुल कसवा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि दिसंबर में राजस्थान अपने हिस्से के पैसे इसके फंड में, इस मंद में डालेगा और उसी के साथ जैसे ही राजस्थान अपने हिस्से का पैसा डालेगा, वो पैसा जो केंद्र का है वो उसके तुरंत बाद डल जाएगा और दिसंबर में ही दोस्तों ये फसल बीमा क्लेम जो है वो किसानों के खाते में आ जाएगा। तो पहले राजस्थान सरकार इस फंड में अपने हिस्से के पैसे नहीं डाल पा रही है और राजस्थान सरकार में इस पैसे की कमी को बताते हुए राहुल कसमा ने उजागर किया कि बार बार ये कंपनियां जो है वो फसल बीमा क्लेम रोक रही है, क्योंकि उनके खाते में पैसा डाला ही नहीं जा रहा है दोस्तों। तो पैसा नहीं डाला जा रहा है तो कंपनियां फिर फसल बीमा क्लेम कहाँ दे। और दोस्तों, खास में क्रॉप कटिंग को लेकर जो पेच फंसाए जा रहे हैं, उसमें भी राहुल कसवा ने बहुत बड़ा खुलासा किया और यहाँ विधायक बलवान पूनिया पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि आप ईमानदारी से अगर विधानसभा में राजस्थान सरकार की इन कमियों को लेकर सवाल उठाए तो मजाल ही नहीं है कि क्षेत्र के किसानों का फसल बीमा क्लेम रुक जाए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मिली भगत का भी आरोप कंपनियों के साथ स्थानीय विधायक पर जड़ा सांसद राहुल कसवा ने। दोस्तों, हमारे अलग अलग वीडियोज है साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखिएगा और फेसबुक चैनल पर इसकी लाइव कवरेज है दोस्तों, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज शंकर बाकर ने भी अपनी जमकर बड़ास निकाली, वहीं संजीव बेनीवाल ने भी जमकर फसल बीमा क्लेम को लेकर सभी मुद्दों को छूते हुए दोस्तों अपना संबोधन दिया। और इसके साथ दोस्तों बात करें रामगढ़ धरना प्रदर्शन की, तो लगातार पहले भी ये धरना प्रदर्शन रामगढ़ में चक्का जाम के रूप में हुआ था। मेन रोड रास्ता ब्लॉक कर लिया गया था। आज बेशक रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया दोस्तों, रास्ता आवागमन के लिए थ्रू है, लेकिन साइड में जैसे बजरंग सांड के नेतृत्व में जो किसान बैठे थे डुंगराना में सड़क के एक ओर, उसी प्रकार से आज रामगढ़ में धरना प्रदर्शन लगाया गया है। देखते हैं ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहता है और किसानों की मांग सरकार कब तक पूरी करती है। और जैसा कि आज दोस्तों अनेक वक्ताओं के संबोधन से भी हमें पता लगा, और सांसद राहुल कसवा बहुत तेज तरार सांसद है और दोस्तों सभी चीज़ों का एक प्रकार से डाटा जो है अपने पास ही रखते हैं। और लोकसभा में दोस्तों क्षेत्र की मांग लगातार शानदार तरीके से उठाने वाले सांसद भी है। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो 95% उपस्थिति लोकसभा सांसद की जो है चूरू के राहुल कसवा की दोस्तों दिल्ली में रहती है। और इसके अलावा 448 सवाल अब तक मात्र
3 साढ़े 3 साल में दोस्तों इन्होंने किए हैं, जो कि क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए 448 सवाल। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत शानदार आंकड़ा सांसद राहुल कसवा का कहा जा सकता है। और उनका आज हमने एक सवाल भी किया, तो उस सवाल के जवाब में सांसद महोदय ने बताया कि मैंने जो सांसद निधि से जो कोटा है वो लगभग 90% से अधिक खर्च किया है, क्योंकि इनका दोस्तों 30% से कहीं अधिक का सांसद निधि बैक हो गया था पिछली योजना में, जिसको लेकर चर्चाएं भी थी। लेकिन इस बार सांसद महोदय ने बताया कि 90% से कहीं अधिक सांसद निधि कोटा जो है वो उनका पूरा हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये मानकर हम चल सकते हैं कि सांसद महोदय ने क्षेत्र की आवाज़ बहुत शानदार तरीके से संसद भवन में बुलंद की है। और दोस्तों लगभग इनके बारे में बताएं तो 117 ऐसी बहस में भी 3 साल से अधिक समय से इन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर ही ये बहस आयोजित की गई थी। उन 117 से अधिक बहस में दोस्तों किसी सांसद का ये रिपोर्ट कार्ड देखें तो बहुत शानदार रिपोर्ट कार्ड सांसद महोदय का है। और इसी की बनिस्पत हम विधायक बलवान पूनिया के भी रिपोर्ट कार्ड की अगर दोस्तों बात करें तो बलवान पूनिया ने इस शानदार तरीके से सवाल जवाब पूछे हैं विधानसभा में। लेकिन कामरेड बलवान पूनिया होने के नाते, क्योंकि वो कांग्रेस की टिकट से नहीं जीते और बाहर से कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर दोस्तों वो सरकार के भीतर भी नहीं है लेकिन सरकार से अछूते भी नहीं है, सरकार से अलग या भिन्न भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बलवान पूनिया पर बार बार आरोप लगते हैं कि ईमानदारी के साथ सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, और सरकार की जहां खिंचाई करनी होती है वहां नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने में जुट जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के जो बलवान पूनिया हमारे विधायक है दोस्तों, वो काफ़ी एक्टिव संघर्षशील व्यक्तित्व जरूर है, लेकिन ईमानदारी से भूमिका अपनी निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल हम जनता पर छोड़ते हैं। सारी परिस्थितियां जनता के सामने हैं, उनके विकास कार्य जनता के सामने है, और उनका हर व्यवहार दोस्तों किसी जनप्रतिनिधि का हर एक चीज़ मूवमेंट दोस्तों आगे आने वाले चुनावों के लिए उसमें जाने से पहले जनता की नज़र में बहुत अहम होता है, और उस सारे उनके क्रियाकलापों को देखकर ही जनता अगले चुनाव में किसी मौजूदा जनप्रतिनिधि के लिए अपना मन बनाती है। और ये कितना मन बना है, कितना नहीं बना है, कितनी जनता नाराज़ है दोस्तों, ये सब आपके सामने हैं। आने वाले समय में हम ज़रूर कंपैरिजन करके विधायकों का, चाहे वो 2013 का संजीव बेनीवाल का कार्यकाल हो या बलवान पूनिया का ये 2018 से अब तक का कार्यकाल हो, इनका भी कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों उससे पहले भी अगर जाए तो जयदीप रूडी के कार्यकाल की 2008 की भी हम कंपैरिजन करेंगे, 2003 के डॉक्टर सुरेश चौधरी के भी कार्यकाल की कंपैरिजन, इन सभी से बलवान पूनिया की कंपैरिजन करेंगे कि कौन विधायक कितना पानी में है, किसने कितना ईमानदारी से कार्य करवाया है। इन 20 वर्षों को हम आने वाले समय में अपने कंपैरिजन में, विश्लेषण में, समीक्षा में शामिल भी करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया धरना प्रदर्शन लगातार, चाहे वो भादरा हो, रामगढ़ हो या जयपुर हो। जयपुर से तो धरना 5 दिन बाद में दोस्तों समाप्त कर दिया गया बलवान पूनिया द्वारा, क्योंकि लिखित में उनके पास चिट्ठियाँ पहुंच चुकी थी कि दिसंबर में आपकी मांगे जो है वो मान ली जाएगी। और इसी के साथ ही बलवान पूनिया ने तो अपना धरना हटा दिया, लेकिन यहाँ भादरा में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के लोगों द्वारा धरना नहीं हटाया जा रहा है दोस्तों। उनका कहना है कि जब तक किसानों के खाते में ये रकम बीमा क्लेम की डाल नहीं दी जाती, क्रॉप कटिंग के आधार पर दोस्तों, सैटेलाइट के आधार पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मान्य नहीं करेंगे, क्रॉप कटिंग के आधार पर। और आज एक टेक्निकल पॉइंट भी बताया राहुल कसवा ने दोस्तों
कि जिस वक्त क्रॉप कटिंग होती है तो किसान के भी हस्ताक्षर होते हैं और बीमा कंपनी के अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और उसको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। बीमा क्लेम जो है उसको आप बदल नहीं सकते। तो कुल मिला के कई अहम पॉइंट आज राहुल कस्वाल ने अपने संबोधन में बताए। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो परिस्थितियां हैं धरना प्रदर्शन की, ये लगातार जारी है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे वो बादरा क्षेत्र हो या फिर नौर क्षेत्र हो। नौर में धड़ाधड़ चोरियों की घटनाएं हो रही है दोस्तों, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ सड़कों पर उतरी है। आम नागरिक हैरान परेशान है कि इन चोरियों की बरामदगी क्यों नहीं हो रही, चोर क्यों नहीं पकड़े जा रहे। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि सौर ऊर्जा प्लेट की चोरी से संबंधित है और परलिका, न्योलखी आदि अनेक गांवों में, बिरकाली हो दोस्तों, इन अनेक गांवों में काफ़ी दिन पहले जो सौर ऊर्जा की प्लेटें चोरी हुई थी, ऐसी करीब 9 घटनाएं हैं दोस्तों। मैं आपको विस्तार से बताऊं तो उनके चोरों का भी पता लग चुका। उनके चोरों को, जिन लोगों के यहाँ चोरियां हुई थी उनके द्वारा पकड़वा दिया गया, गाड़ियां पकड़वा दी गई। लेकिन अभी तो ना तो उनकी जो सौर ऊर्जा प्लेट है उनकी बरामदगी हुई है, किसानों को वापस की गई है, और ना ही चोरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कार्रवाई हुई है। दोस्तों ऐसा क्यों, जबकि एक परलिका के किसान ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक बलवान पूनिया का इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है। कहीं ना कहीं वो जो चोर थे वो वोटर हैं बलवान पूनिया के। दोस्तों हम जल्द ही उनका साक्षात्कार भी आपके सामने पेश करेंगे और लिखित में भी हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज उन्होंने प्रदान किए हैं। दोस्तों मैं आपको पहले तो बताऊं कि किन किन किसानों की सौर ऊर्जा प्लेटें जो है वो चोरी हुई। तो ओम प्रकाश पुत्र शेर सिंह जाट है दोस्तों, परलिका के 7 सौर ऊर्जा प्लेट इनकी चोरी हुई है, परलिका के ही है। और परलिका के ही राजेंद्र पुत्र दाताराम जाट है दोस्तों, इनकी 32 सौर ऊर्जा प्लेटें चोरी हुई है। और राजवीर पुत्र मंगतूराम जाट है परलिका के, इनकी 16 सौर ऊर्जा प्लेट चोरी हुई है। सभी के मुकदमे दर्ज है दोस्तों और गोगामेड़ी थाने में इनके मामले दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। रामकुमार पुत्र गुरमुख मेघवाल है परलिका से, इनकी 4 सौर ऊर्जा प्लेटें चोरी हुई है। इसके अलावा बात करें शीशपाल पुत्र सूरजाराम जाट की जो बिरकाली के हैं दोस्तों, इनकी भी 20 सौर ऊर्जा प्लेटें चोरी हुई है। और गुणाराम पुत्र आसूराम जाट है न्योलखी के दोस्तों, इनकी भी 28 सौर ऊर्जा प्लेटें चोरी हुई है। नौर में इनका मामला भी दर्ज है। इसके अलावा बिरबल राम पुत्र गोवर्धन जाट भी है न्योलखी के दोस्तों, 10 प्लेटें इनकी सौर ऊर्जा प्लेट चोरी हुई है और रावतसर थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। अनिल जाट है जो कि जेद्दासर के हैं, 16 प्लेटें इनकी चोरी हुई है, पल्लू थाने में इनका मुकदमा भी दर्ज है। इसके अलावा बात करें दोस्तों शीशराम भारती गुंसाई जो कि चांदेड़ के हैं, 16 प्लेटें इनकी भी चोरी हुई है और इसका भी मुकदमा पल्लू थाने में दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको पकड़ा नहीं जा रहा है। सौर प्लेटें जो है बरामद कर किसानों को वापस नहीं की जा रही है। तो क्या कहेंगे दोस्तों इसको आप। और सीसीटीवी फुटेज भी इसकी है, गाड़ियों के नंबर तक दर्ज किए जा चुके हैं पिकअप के। और दोस्तों इसके अलावा आरोप लगाए जा रहे हैं अब किसानों द्वारा कि साठगांठ है, मिली भगती है पुलिस की भी इन चोरों के साथ। जिला एसपी, जिला कलेक्टर सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, अब इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के ये स्थितियां बड़ी गंभीर है नौर बादरा क्षेत्र के लिए और बढ़ती हुई चोरियों पर अंकुश लगाना प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का दोस्तों कर्तव्य है, फर्ज है। आखिर ये अपना कर्तव्य फर्ज क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, बहुत बड़े सवाल है। आने वाले समय में जनता जरूर इनको सबक सिखाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजेश कुमार भादरा के तहसीलदार के पद संभालने वाले हैं, तो इसके अलावा 12 नवंबर को लोक अदालत की तैयारियां भी दोस्तों की जा रही है और पहले लोक अदालत के लिए दोस्तों
रैली भी आयोजित की जा चुकी है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 25 नवंबर को आने वाले राजस्थान पंचायत समिति संस्थान के चुनाव भी होने जा रहे हैं और 12 नवंबर का ही जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कल देर शाम को प्रचार प्रसार भी थम जाएगा और 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में ये चुनाव दोस्तों 12 नवंबर को होने जा रहे हैं और 1 व 5 दिसंबर को गुजरात के चुनाव भी होने जा रहे हैं और 1, 7, 8 दिसंबर को इनकी मतगणना होगी। पता लगेगा कौन कितने पानी में है, किस पार्टी ने कितनी बाजी मारी है। और दोस्तों देश के 50वें चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई और पदभार उन्होंने संभाला। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में भी स्थित जो सिंगार गौरी का मंदिर और शिवलिंग जो अलग सामने स्थित है दोस्तों, उसकी पूजा की अनुमति को लेकर एक याचिकाएं जो डाली गई थी वाराणसी कोर्ट में, अब वो फैसला जो है 14 नवंबर को सुनाया जाएगा, क्योंकि इन सभी याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो 14 नवंबर अब कुछ ही दिन बाद में इसका फैसला आने वाला है। इसका फैसला क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात है। और राजस्थान के स्कूलों के हालात की अगर चर्चा करें दोस्तों तो कितने खराब है आप इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 68,000 के करीब स्कूल है पूरे राजस्थान भर में और 10,315 ऐसे स्कूल है जिन स्कूलों में नामांकन अर्थात बच्चों की संख्या 25 से भी कम है। ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं दोस्तों और 151 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें नामांकन शून्य है दोस्तों। उसके बावजूद ये स्कूल चल रहे हैं, इनमें अध्यापकों की ड्यूटी है। बेकार में ही जो सरकार इन अध्यापकों को इन स्कूलों के लिए तनख्वाह दे रही है, जबकि इन स्कूलों को अब अन्य स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। ये बहुत पहले ही किया जाने वाला कदम था, उठाने वाला कदम था, लेकिन सोई हुई सरकार की नींद तब खुली जब इसको लेकर कार्रवाई हुई, जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि 151 स्कूलों में कोई भी बच्चा नहीं है और इन स्कूलों में अध्यापकों की ड्यूटी है, जबकि अन्य स्कूलों में अध्यापकों की बाट जोते बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो रिक्त स्थान है अध्यापकों के वो सरकार से भरे नहीं जा रहे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं राहत की भी बात है और ये शर्मिंदगी की बात है कि 151 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है। तो क्या सरकारी स्कूलों का स्तर राजस्थान का है इस गवर्नमेंट में हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। और 10,000 से कहीं अधिक स्कूल, मात्र 25 से कम नामांकन है। ये स्थिति किसी भी राजस्थान राज्य के लिए दोस्तों भयावह स्थिति होती है और शिक्षा का स्तर इससे समझा जा सकता है। और यही कारण है कि राजस्थान को एक प्रकार से पिछड़ा हुआ प्रदेश ही मानकर चला जा रहा है। और दोस्तों एक बात करें हम स्थानीय विधायक की, तो 19 फरवरी को हमारे विधायक बलवान पूनिया की एक पोस्ट आई थी उनकी फेसबुक आईडी से, जो उनकी फेसबुक आईडी एमएलए बलवान पूनिया के नाम से है। उस पोस्ट में दोस्तों 126 करोड़ के बजट का जिक्र किया गया और राजगढ़ बादरा सड़क निर्माण का जिक्र किया गया था कि ये 2021 के बजट में इसकी 126 करोड़ रुपए के रूप में घोषणा हुई थी। वो कार्य अक्टूबर महीने में प्रारंभ हो जाएगा 2022 इसी साल, जबकि अक्टूबर महीना पूरा हो चुका है, ये नवंबर महीना है वो भी जाने को है। और दोस्तों धीरे धीरे सरकार का समय भी जाने वाला है, हमारे विधायक का समय भी अब जाने वाला है। अंतिम बजट मात्र 2 महीने बाद में आने वाला है। जनवरी में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपना अंतिम बजट पेश कर सकती है। इस बजट में दोस्तों कोई ज़्यादा उम्मीदें क्षेत्र के लोगों को नहीं होती और कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकारें हों, उनके अंतिम बजट से कतई कोई उम्मीदें नहीं होती। हाँ, एक उम्मीद ज़रूर होती है, किसानों का जो
जो कर्जा है वो माफ करने की, और जो केसीसी आदि का अनेकों प्रकार का किसानों में बैंकों का जो कर्जा है वो माफ करने की घोषणाएं अक्सर करने का प्रचलन सरकारों में बढ़ा है। तो ये अगर घोषणाएं होती है तो किसानों के लिए राहत की खबर ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो 100, 150, 200 योजनाएं फेंकी जाती है हर बार हर सरकारों द्वारा अपने अंतिम बजट में, वो कोरी दिखावटी कागजों में और खोखली सिद्ध होती है दोस्तों। उनमें से 10% भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो मौजूदा समय में चल रहा है, और 4 टीमें अंतिम 4 में पहुंच चुकी थी, और उनका आज 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल के रूप में मुकाबला भी हुआ पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच में। तो न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए दोस्तों 152 रन 4 विकेट खोकर 20 ओवरों में बना लिए, और पाकिस्तान को लक्ष्य दिया था 152 रन का, माफ कीजिएगा। तो 152 रनों के जवाब में खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम ने मात्र 19.1 ओवर में 153 रन 3 विकेट खोकर ही बनाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो कल मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल, उस मैच की विजेता टीम के साथ पाकिस्तान का मैच होगा। तो क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने जा रहा है? दोस्तों भारत जीतेगा या इंग्लैंड, ये तो भविष्य के गर्भ में है, कल की बात है। लेकिन कल जो टीम सुपर खेलेगी वो फाइनल खेलेगी, ये तय है। और ये क्रिकेट पंडितों का भी यही मानना है कि जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन जिस टीम के सितारे सिकंदर होते हैं, जिस टीम के सितारे बुलंद होते हैं, और जो प्लेयर अपना 100% योगदान देने में कामयाब होता है, उसी की टीम सरताज बनती है और दोस्तों विजेता बनकर उभरती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भूकंप की, तो कल रात्रि को लगातार 4 भूकंप के झटके आपने भी देखे होंगे, सही होंगे। तो नेपाल में इसका एपिसेंटर था दोस्तों। रात को 8:52 पर ये भूकंप के झटके प्रारंभ हुए थे। 4-5 घंटे के दौरान 4 झटके महसूस किए गए थे, और पहला झटका जो 4.9 की तीव्रता से था, उसी प्रकार अंतिम झटका भी जो है वो 4.5 की तीव्रता से कहीं अधिक था। लेकिन दूसरा झटका जो लगा था दोस्तों वो 6.3 की तीव्रता का था, और नेपाल में 6 से अधिक मौतें हो गई, अनेक लोग इसमें घायल हो गए, अनेक बिल्डिंगें इसमें गिर गई, और बड़ा जान माल का नुकसान होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और भारत में भी इसकी तीव्रता का आंकलन करें तो दोस्तों दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, दोस्तों लगभग 8 स्टेटों में उत्तर भारत की साइड में ये झटके 4 तीव्रता से भी कहीं अधिक के महसूस किए गए। राजस्थान में भी ये झटके महसूस किए गए दोस्तों, लेकिन इनकी तीव्रता जो है बेहद साधारण रही, और रात्रि को सोए हुए लोगों को, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चला, और किसी की नींद खुल गई इन भूकंप के झटकों की वजह से। तो दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार से इस साल के अंतिम समय में सूर्य ग्रहण अभी गया है और चंद्र ग्रहण ही कल गया है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये ग्रहण जो है ये किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी को इस कदर प्रभावित करते हैं कि इस प्रकार के भूकंप के झटके, और नेपाल में जो बार बार झटके आ रहे हैं दोस्तों, विशेषज्ञ तो ये कह रही हैं ये कोई बहुत बड़ी त्रासदी का एक ट्रेलर है, एक नमूना है। तो आने वाले समय में क्या इससे भी भयंकर और भयावह स्थिति भूकंप के चलते होने वाली है दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। लेकिन भूकंप को एक प्रकार से पूर्व अनुमान के रूप में मापना सटीक रूप से अभी भी तकनीकी रूप से विश्व अभी इतना सबल और सक्षम नहीं हुआ है दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों 20 यूनिट रक्तदान आज
किया गया बादरा के ब्लड बैंक में। और ये रक्तदान शिविर जो लगाया गया था वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है दोस्तों, उसके तहत एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस आउटरीच अभियान के तहत दोस्तों ये लगाया गया। और ये पूरी की पूरी टीम जो थी वो थी दोस्तों खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी मंजीत ढाका के निर्देशन में काम करने वाली, उनके निर्देशन में सारा का सारा ये कैंप जो है वो संपादित किया गया। और इसमें बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल के अलावा डॉक्टर महावीर जाखड़ भी उपस्थित रहे, भूप सिंह, अतुल बंसल, राजेश कुमार, यशपाल आदि अनेकों लोग इसमें उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों आज 9 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित किया था। और इसके अलावा 2005 को आज ही के दिन फ्रांस में आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों। और आज ही के दिन राष्ट्रपति KR नारायणन का 2005 में निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि दोस्तों मनाई जा रही है। और मंडियों के भाव बताए तो गंगानगर से शुरुआत करते हैं। गेहूं के भाव 2440, जौ के भाव 2727 और चना के भाव 4494, ग्वार के भाव 4700, मूंग के भाव 7230, सरसों के भाव 6731 रुपये प्रति कुंटल, नरमा 8860 बिका है। और बाजरी बिकी है गंगानगर में 2073 रुपये प्रति कुंटल। और नौर मंडी का भाव ग्वार से बताएं तो 4706 रुपये ग्वार का भाव, अरंडी 7035, चना 4500, मोठ 6740, जबकि गेहूँ 2500 रुपये प्रति कुंटल बिका है। बाजरी बिकी है 2100 रुपये। बाजरी के दाम भी दोस्तों कहीं ना कहीं ठीक प्राप्त हो रहे हैं। मेथी 5380, मूंग के भाव 7500, सरसों 6500 और मूंगफली के भाव जो है 5755 रुपये प्रति कुंटल रहे दोस्तों। संगरिया में नरमा 8724, रावतसर में नरमा 8822, कपास के भाव 9200, मूंग के भाव 7235, मोठ के भाव 6700 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मोठ गेहूँ दोस्तों 2480, तारामीरा 5100 और तिल के भाव 14600 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में बाजरा 2100, ग्वार 4750 बिका है और जौ बिका है 2700 रुपये प्रति कुंटल। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8801, ग्वार बिका है 4735, एलनाबाद मंडी में नरमा 8635 बिका है, कपास बिका है 9015, ग्वार बिका है 4780 रुपये प्रति कुंटल, जबकि आज की अंतिम मंडी आदमपुर में सरसों बिका है दोस्तों 6511 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार अचानक उत्तर भारत में ठंड बढ़ी है और कहीं ओले कहीं हल्की बरसात का दौर अभी भी जारी है। लेकिन बादरा क्षेत्र में ज़रूर आज मौसम जो है वो कुछ शांत दिखाई दिया और किसी प्रकार की बरसात की यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दी। बूंदाबांदी के रूप में हल्की बरसात ज़रूर आसपास दर्ज की गई। 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रात 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 30 से 40% बादल दिन भर छाए रहे। और रात्रि को भी इसी प्रकार से बादल छाए रहेंगे। आज रात्रि को 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर भी बना रहेगा। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कल 10 नवंबर को टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री दिन में और 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर को मैक्सिमम के रूप में और 23 से 27 डिग्री देर शाम को 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 30 से 50% बादल आसमान में छाए रहेंगे जो देर रात्रि को 20 से 30% ही रहेंगे। और 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को 12 बजे तक कल नोट किया जाएगा। और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग रात्रि को हवाएं चलेगी। तो दोस्तों ये रहे आज शाम के 7 बजे के बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। बुलेटिन आपको कैसा लगता है दोस्तों? अगर अच्छा लगे बुलेटिन तो ज़रूर इसको आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों हम क्या इस बुलेटिन में आगे शामिल कर सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो तो वो हमारे लिए दोस्तों प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा और प्रेम प्यार स्नेह दुलार आपका इसी प्रकार से बना रहे। दोस्तों आज के लिए साफ संदेश में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।